ये कहानी उस लड़के की है जो अचानक से एक 18 साल का लड़का बन जाता है। इस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साल 2000 का टाइम चल रहा है। दाजियोंग फुटपाथ किनारे से जा रही होती है। अचानक से एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि दायोंग आकर उसको बचा लेता है और उस पहले ही मुलाकात में दायोंग को जियोंग पसंद आ जाती है। उस टाइम जियोंग का उसी स्कूल में ट्रांसफर होता है जिस स्कूल में दायोंग पढ़ाई करता है। उस जमाने में जियोंग की सुंदरता पीक पे होती है और स्कूल का हर एक लड़का जियोंग को डेट करना चाहता है, लेकिन जियोंग दायोंग का पहला प्यार होती है, इसीलिए वो जियोंग को इम्प्रेस करने में कामयाब होता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जियोंग को युयोंग पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि दायोंग ने उसको धोखा दिया है और युयोंग दायोंग का बेटा है, इसलिए वो इस बारे में युयोंग से बात करने ड्योकजिन के घर आती है। लेकिन ड्योकजिन बहाना बना देता है कि युयोंग की शक्ल इसीलिए दायोंग से मिलती है क्योंकि उसकी माँ की शक्ल भी दायोंग से मिलती है। लेकिन जियोंग को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो दायोंग से कॉल करके इस बारे में जानकारी मांगती है। तो युयोंग की शक्ल में बैठा दायोंग भी वही बात कहता है जो ड्योकजिन ने कही थी। बहाना बनाकर युयोंग उससे पीछा छुड़ा लेता है। फिर वो स्कूल जाता है और डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद अपने बच्चों का दोस्त बनकर उनकी मदद करेगा। तभी युयोंग देखता है कि उसकी बेटी सिया लेट होने की वजह से टैक्सी में स्कूल आ रही है। फिलहाल तो युयोंग कुछ नहीं कहता, लेकिन जब क्लास में जाकर बैठता है तो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी सिया अपने दोस्तों को अपनी फैमिली से पॉकेट मनी निकलवाने का मास्टर प्लान बता रही होती है। उसका कहना है कि अगर घर वाले पॉकेट मनी ना दें तो उनको डरावने सपने का डर दिखाकर ब्लैकमेल करें और फिर अपने आप ही फैमिली वाले पैसे दे देंगे। युयोंग को याद आता है कि उसकी बेटी सिया ने कई बार उसको ऐसा करके बेवकूफ बनाया है। इन सब से युयोंग काफी गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है कि रोज रोज वो टैक्सी में आते हैं और फिर भी उनको पॉकेट मनी चाहिए। इस बात पर सिया उसको धमकाती है कि वो अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकती है, इसलिए वो बीच में टांग ना अड़ाए। अब वो बेचारा भी क्या कर सकता है क्योंकि शकल सूरत तो उसकी एक कॉलेज वाले स्टूडेंट की है, इसीलिए युयोंग चुप रहता है। और वहीं जियोंग भी मान लेती है कि ये कोई कुदरत का करिश्मा होगा जो उसके हस्बैंड की शकल का एक लड़का बिल्कुल उसके सामने है। युयोंग अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता है और जब बारिश आती है तो सिया के पास छाता नहीं होता, इसलिए उसी टाइम युयोंग दुकान पर जाता है और 2 अम्ब्रेला लेकर आता है, एक सिया के लिए और एक सियू के लिए, जबकि वो बेचारा खुद बारिश में भीगता हुआ घर जाता है। मगर रास्ते में उसकी मुलाकात रिन से हो जाती है और युयोंग को भीगता हुआ देखकर रिन उससे अपना अम्ब्रेला शेयर करती है। मदद के लिए युयोंग शुक्रिया अदा करने के लिए रिन को एक डिनर पर चलने का ऑफर देता है, लेकिन ये ठरकी आंटी गलत समझ जाती है और उसे लगने लगता है कि वो कॉलेज बॉय उसको पसंद करता है, इसलिए वो उलझन में पड़ जाती है कि उसके साथ टांका फिट करे या ना करे। इसी सिलसिले में वो जियोंग से जाकर बात करती है। तो जियोंग का कहना है कि जब भी कोई डिनर के लिए इनवाइट करे तो उसका मकसद थैंक यू कहने का होता है। इसी बीच जियोंग को खबर मिलती है कि वो जेबीसी में अनाउंसर बनने के लिए सेलेक्ट हो गई है। इस न्यूज से जियोंग को काफी खुशी मिलती है और वो फूली नहीं समाती। यही हाल युयोंग का भी होता है और वो अपने बेटे सियू को इस खुशी में पार्टी देता है। जियोंग याद करती है कि जब वो पिछली बार इंटरव्यू देने गई थी तो काफी नर्वस महसूस कर रही थी और उसी वक्त जब बारिश हुई थी तो उसका साथ देने के लिए दायोंग खड़ा था। उसका कहना था कि जिंदगी में फेलियर आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे की जिंदगी खत्म ही हो जाती है।
फेलियर आने का मतलब है कि हमें जिंदगी में एक और कोशिश करने का चांस मिला है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए जियोंग को लगता है कि दायोंग को इस न्यूज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका तो डिवोर्स हो चुका है। लेकिन इसे क्या पता कि दियोंग को कितनी खुशी हुई है। सियू और यूयोंग में अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती बनने लगती है, और जब उसकी मुलाकात जियोंग से होती है तो वो कल रात हुई सिगरेट वाली बात के लिए माफी मांगती है, जिस पर यूयोंग उसे माफ कर देता है। और वहीं जेबीसी के ऑफिस में जब डायरेक्टर को पता चलता है कि जियोंग 2 हाई स्कूल स्टूडेंट वाले बच्चों की मां है, तो वो उसे कोन यूमी नाम की दूसरी लड़की से रिप्लेस करने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि उनको अपने चैनल के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो आने वाले 10-15 सालों तक उनके चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाए। जबकि जियोंग की उम्र 37 साल है और आने वाले 5 सालों में ही उसकी उम्र सामने आने लगेगी और उनका चैनल ऊंचाइयों पर चढ़ने से पहले ही औंधे मुंह नीचे गिर जाएगा। हमें बताया जाता है कि जीहो और सिया में बचपन से ही दोस्ती हो गई थी और सिया उसकी हर मुश्किल में मदद भी किया करती थी, और तभी से जीहो सिया को पसंद करता है। जियोंग का अपने ऑफिस में जाने का पहला दिन होता है और वो बड़े मन से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, और सिया भी अपनी माँ से उस रात बदतमीजी के लिए माफी मांग लेती है और उन दोनों में सुलह हो जाती है। हालांकि जियोंग को थोड़ा शक था कि उसकी स्कर्ट थोड़ी छोटी है, लेकिन उसे लगा कि ऐसा तो चलता ही है। लेकिन जब वो जाने के लिए घर से निकलती है तो बाहर यूयोंग खड़ा होता है और वो जियोंग को समझाता है कि एक लड़की को फैशन में इतना भी नहीं टूटना चाहिए कि उसका शरीर दूसरों के एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाए। ये सुनते ही जियोंग झट से अंदर जाती है और सही कपड़े पहन कर आती है। अब ये बात रियल लाइफ वाली लड़कियों को पता चल जाए तो इस जनरेशन का भला हो जाए। हाँ मालूम है, अब कुछ दीदी लोग आकर अपनी भड़ास निकालेंगी। ठीक है, निकालने दो, लेकिन इन सब से यूयोंग और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जियोंग खुशी खुशी जेबीसी के ऑफिस चली जाती है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। वहां पर 4 एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया गया था। मैनेजर हियो द्वारा बताया जाता है कि उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, इसके बाद उनको परमानेंटली जॉब मिल जाएगी और जो इस ट्रेनिंग में फेल हो जाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। तभी वहां पर डायरेक्टर आते हैं और तीनों एम्प्लॉय को कांग्रेचुलेशन करते हैं, लेकिन वो हरामी उस बेचारी जियोंग को बधाई नहीं देता, क्योंकि वो तो मन ही मन उसको निकालने का प्लान बना चुका है। जियोंग अपनी साथी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है, तभी वहां पर यूमी आती है तो वो दोनों उससे दोस्ती भरे लहजे में बात करते हैं, लेकिन वो तो काफी नकचड़ी है और उसे लगता है कि सबसे बढ़िया और बेस्ट अनाउंसर वही है, इसलिए वो उन दोनों को भाव नहीं देती और अपना काम करने लगती है। मैनेजर द्वारा बताया जाता है कि उन चारों का एक टेस्ट होगा और कोई भी फेल हो गया तो उसको रेगुलर पोजीशन नहीं मिल पाएगी। मतलब कि वो करते हैं ना रिपोर्टिंग वगैरह, वही। चारों एम्प्लॉय में से 3 एम्प्लॉय को काम मिल जाता है और बेचारी जियोंग उनका मुंह देखती रहती है। स्कूल में वो अमीर लड़का गुजा सियोंग वापस से सियू को परेशान करता है और यूयोंग उसे देख लेता है, लेकिन इस बार उससे रहा नहीं जाता और वो इस मैटर को ही सोल्व करने का डिसीजन लेता है और एक बास्केटबॉल फाइट का कंपटीशन रखता है। उसमें शर्त ये रखी जाती है कि अगर यूयोंग जीत गया तो गुजा सियू को कभी परेशान नहीं करेगा, और अगर अमीर लड़का जीत गया तो वो यूयोंग के चेहरे पर 10 पंच रसीद करेगा। एक बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए उसने इस मामले को ही खत्म करने का डिसीजन ले लिया। उनका खेल शुरू हो जाता है और वो आज के बच्चे उस बास्केटबॉल खिलाड़ी दायोंग के आगे कुछ नहीं कर पाते और यूयोंग अपने एक्सपीरियंस की बदौलत मैच के ऊपर हावी होने लगता है। जो लड़का मैच को 4-10 मैदान में जीत लेता है, उसने उनको हरा कैसे दिया।
खैर वो अपने कहे मुताबिक अपना वादा पूरा करता है और सीयू को कभी परेशान ना करने की बात कहता है। मैच के बाद सीयू बताता है कि उसे लगा था वो दोनों डिशुम डिशुम करेंगे, लेकिन यूयोंग बड़ी शांति से जवाब देता है कि लड़ाई झगड़ा किसी बात का हल नहीं होता, बल्कि शांत दिमाग और धैर्य से सोच समझकर काम लें तो हर बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। यूयोंग के अनुसार सीयू बास्केटबॉल काफी अच्छा खेलता है, इसलिए उसको आगे भी खेलने की बात कहता है, लेकिन सीयू इसके लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उससे भी बड़े बड़े खिलाड़ी बास्केटबॉल टीम में मौजूद हैं और उनके आगे तो सीयू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यूयोंग उसे समझाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी दूसरों को देखकर नहीं बना जाता, बल्कि खुद के कॉन्फिडेंस और मेहनत से बना जाता है। फिर वो दोनों ड्योकजिन के घर बेसबॉल मैच देखने जाते हैं, जहां पर जीहुन खेल रहा होता है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आ गई थी। जेबीसी न्यूज चैनल के लिए एक अनाउंसर की कमी पड़ गई थी, क्योंकि वो एन टाइम पर छोड़कर भाग गई थी। इसीलिए हेयो को इमरजेंसी में जियोंग को मैच में भेजना पड़ता है ताकि वो मैच की लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सके। मगर जियोंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि उसे सारी लाइंस खुद की बनानी पड़ेंगी, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के। हालांकि जियोंग यहाँ तक भी बात को संभाल लेती है, लेकिन जीहुन के दोस्त बेसबॉल मैच जीतने की खुशी में लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर उसका मजाक उड़ाने के लिए उस पर पानी डालने का प्लान बनाते हैं, और जब वो पानी डालने आते हैं तो गलती से पानी जियोंग पर गिर जाता है। शो खराब ही होने वाला था, लेकिन जियोंग काफी स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती है और अपनी रिपोर्टिंग को कंटिन्यू रखती है। इतनी समझदार लड़की को हालात काबू करते देख मैनेजर खुश होता है। उसे लगता है कि अगर इसको नहीं निकाला गया तो ये काफी ऊंचे मुकाम तक जा सकती है। अपनी माँ को इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करते देख सीयू एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का डिसाइड कर लेता है, ताकि फ्यूचर में उसकी माँ उसका इंटरव्यू ले सके। इंटरव्यू काफी अच्छा निकलता है और जीहुन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि जियोंग की जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो नर्वस होकर भाग जाती या फिर एक ब्रेक ले लेती, लेकिन जियोंग के केस में ऐसा नहीं हुआ और यही बात जीहुन का दिल जीत लेती है। इंटरव्यू की बात जगह जगह होने लगती है और जियोंग काफी फेमस हो जाती है, क्योंकि सबको उसकी रिपोर्टिंग और सिचुएशन हैंडल करने का तरीका काफी अच्छा लगता है और उसे सोशल मीडिया पर बेस्ट अनाउंसर बना दिया जाता है। यूयोंग को जियोंग की फिक्र होती है, क्योंकि उसके कपड़े भीग गए थे, इसलिए वो बस स्टॉप पर जाकर जियोंग को अपनी हुडी देता है ताकि उसको ठंड ना लगे। इसके बाद रास्ते से चलते हुए जियोंग की मुलाकात चोई से हो जाती है और वो जियोंग को घर तक लिफ्ट दे देता है ताकि जियोंग उससे इम्प्रेस हो जाए और चोई का इस बात के लिए उसके दोस्तों में रोला जम जाए। जियोंग की पॉपुलैरिटी देखकर एक नॉन पर्सन की जी में आग लग जाती है और वो सोशल मीडिया पर सबको बता देती है कि जियोंग एक 34 साल की महिला है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और जियोंग को हेट का सामना करना पड़ता है, जिससे जियोंग काफी परेशान रहने लगती है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि स्कूल में भी तरह तरह की बातें उठने लगती हैं और सिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, क्योंकि उसकी माँ स्कूल टाइम पर ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात जीहो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अमीर लड़के गुजा पर टूट पड़ता है। उनकी फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में गुजा जीहो पर भारी पड़ने लगता है, तो जीहो की मदद के लिए यूयोंग बीच में आ जाता है। क्या यूयोंग उसको बढ़िया वाला धोने वाला है, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक 2008 का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें जियोंग एक सर्विस सेंटर पर जॉब करती है और दायोंग अपने बच्चे शियू और सिया को संभालता है। वो उन्हें रेडी करके किंडरगार्टन भेजता है और लेने भी जाता है। बारिश होती है तो दायोंग अपने बाप होने का फर्ज निभाता है और दोनों बच्चों को अम्ब्रेला के नीचे लेकर घर जाता है और खुद बारिश में भीगता रहता है। इससे पता चलता है कि बच्चों की जिंदगी में एक माँ और बाप का होना कितने मायने रखता है।